हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए। हम भी आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। हम आपके साथ हैं। हम प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं और चैप्टर वाइज सिस्टम से, ताकि आपका एकेडमिक तो पूरा हो सके और साथ साथ आपको जेई या नीट की तैयारी में आपको परेशानी न हो। तो आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में हम लोग देखे थे कि इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को देख रहे थे। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले सेशन में कि नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है। तो मोलरिटी और स्ट्रेंथ क्या होता है। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का आपस में क्या रिश्ता है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर जेई या नीट में पूछ दिए जाते हैं। तो आपके सामने दिक्कत हो जाएगी कि आप उसको एक फॉर्म से नॉर्मलिटी को मोलरिटी में किस तरह से कन्वर्ट करके, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वो टर्म दे देगा नॉर्मलिटी में और आपसे पूछ देगा मोलरिटी में। जस्ट अपोजिट, वो मोलरिटी में दे देगा और आपसे पूछ देगा नॉर्मलिटी में। तो नॉर्मलिटी को मोलरिटी में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं आपको। इसके लिए सीधा सा हम आपको एक जो रास्ता बताते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच क्या रिश्ता है। तो आइए देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। इससे तो बच्चों समझ जाओगे एन और एम, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिश्ता दोनों में आपस में है। तो हमको एक चीज पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है। आइए देख लेते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। सबसे पहले आप ये देख लो स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ आपको दिखाते हैं। आपको मैं पहले सेशन में बता चुका हूं कि स्ट्रेंथ क्या है। सीधी सी बात, आप जानते हो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, amount of solute in gram dissolve in per liter volume of solution is known as strength। यानी आप सीधे कह सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। यानी आप सीधे कह सकते थे कि S इक्वल टू W इन ग्राम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम स्ट्रेंथ के बारे में पहले से ही देख चुके थे। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि S इक्वल टू W बाई V ग्राम लीटर इनवर्स, इस तरह से कह सकते हैं। और हमको एक चीज पता है कि हम नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करते थे, नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन किए थे। आपको एक चीज पता है कि नॉर्मलिटी को हम डिफाइन किए थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसके लिए फार्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये फार्मूला आपके पास था। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सीधे कह सकते हो कि सीधे तो नॉर्मलिटी के केस में आप जानते हो कि नॉर्मलिटी n इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी के केस में सीधे आप ये कह सकते हो, इसकी वैल्यू अगर इधर आप रखो, इसकी जगह पे रखो आप, तो सीधे यहां आप कह सकते हो कि n इंटू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, सीधे आप कह सकते हो इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये नॉर्मलिटी के केस में आप देख सकते हो, ये नॉर्मलिटी के लिए स्ट्रेंथ हो गई। तो सीधे आप कह सकते हो कि यानी n इंटू ई एम इक्वल टू स्ट्रेंथ।
कह सकते हो आप, स्ट्रेंथ कह सकते हो। जस्ट इसी तरह से आप देखिए मोलरिटी के लिए आप क्या लिख सकते हो। मोलरिटी के लिए दूसरे केस में, मोलरिटी के लिए हमको पता है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है। मोलरिटी के लिए हम लिखे थे m इक्वल टू डब्ल्यू बाई मोलर मास इनटू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला हमारा मोलरिटी के लिए था। और आपको एक चीज पता है, ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये मोलरिटी के लिए स्ट्रेंथ निकल के आ रही है। यानी आप सीधे कह सकते हो कि इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि मोलरिटी इंटू मोलर मास इक्वल टू स्ट्रेंथ कह सकते हो, स्ट्रेंथ। तो ये कह सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेंथ किस में निकल के आएगी, ये ग्राम में था, ये वैल्यू लीटर में था, तो यहां सीधे आप लिख सकते हो ग्राम पर लीटर, आप ये लिख सकते हो। अब आप एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सीधे आप इन दोनों के आधार पे आप कह सकते हो कि मोलरिटी, यहां से आप देख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 से सीधे आप बता सकते हो कि मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी इंटू मोलर मास इक्वल टू सीधे निकल के आएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये सीधे वैल्यू आपकी आ गई। ये आपको सीधा साधा फंडा मिल गया। इस आधार पे आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये आप निकाल सकते हो, या इस आधार पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी, नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास सीधे आप बता सकते हो। हाँ, एक चीज और पता है, इन दोनों, इसको आप n से लिखते हो, इसको n से, ये बराबर n के हो सकता है। तो सीधे आपका एक फार्मूला निकल के आ गया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू, सीधे आपका फार्मूला आ जाएगा, सीधे आ जाएगा क्या कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू n इंटू मोलरिटी। इस आधार पे यानी n इक्वल टू स्मॉल n इंटू मोलरिटी। सीधे ये आपका फार्मूला निकल के आया। इस फार्मूला से आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये आपने देखा कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच क्या रिश्ता है। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट एक से दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हम देख लिए कि क्या है दोनों के बीच, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच रिश्ता। तो अब इसको हम उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब अगला कंसंट्रेशन टर्म हम देखने चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या है। फॉर्मेलिटी को आप F से लिखते हो, चाहे जिससे रिप्रेजेंट करो, प्राय F से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मेलिटी भी वही है। नंबर ऑफ, इसकी डिफिनेशन पहले देख लो आप कि नंबर ऑफ 4 मोल डिजोल्व, 4 मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in per liter volume of solution।
पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप सीधे कह सकते हो, यानी सीधे आप कह सकते हो कि फॉर्मेलिटी F इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4 मोल। 4 मोल को हम चाहे जिससे रिप्रेजेंट करते, मान लीजिए 4 मोल को हम FM से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी V इन लीटर, निकल के हमारा ये आ गया। अब आपको एक चीज पता है, एक समस्या आपके सामने आ गई कि ये 4 मोल कौन सी बला है, 4 मोल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं 4 मोल क्या है। 4 मोल के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आप इसके लिए कुछ और भी जब आगे आपको मिलेंगे और टर्म मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे, लेकिन 4 मोल आपको बता देते हैं कि 4 मोल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं 4 मोल को। तो 4 मोल को कैलकुलेट करने के लिए 4 मोल इक्वल टू सीधे कह सकते हो हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व अपॉन फार्मूला मास। जिस तरह से आप नंबर ऑफ मोल बताते थे, उसी तरह से 4 मोल को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 मोल को। यानी आप सीधे इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो कि W अपॉन फार्मूला मास को अगर हम लिख दें FMO, फार्मूला मास पूरा लिख दीजिए, फार्मूला मास। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई, यानी FM 4 मोल इक्वल टू सीधे कह सकते हो कि W अपॉन फार्मूला मास। अब फार्मूला मास होता क्या चीज है, वास्तव में फार्मूला मास, जैसे मास आप बता सकते हो कि कोई कंपाउंड है, उसका मोलर मास आपको निकालना है, तो सीधे कितने एटम्स उसमें हैं और सभी एटम्स के आधार पे आप उसका मोलर मास निकाल लेते हो। लेकिन फार्मूला मास ये होता है कि हम किसी कंपाउंड को, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, एक्चुअल में फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल हम करते हैं विशेष करके जो आयोनिक कंपाउंड है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और भी इसकी जरूरत हुआ करती है। तो फार्मूला मास हम कैसे देखेंगे, फार्मूला मास वो होता है कि वह मास जो हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनको ऑब्जर्व करने पर उनका फार्मूला मास और मोलर मास डिफरेंट आता है, और अगर कोई कंपाउंड आयोनाइज नहीं होता है तो उनके फार्मूला मास और मोलर मास, उनके फार्मूला मास और ऑब्जर्व्ड मास दोनों एक आते हैं। तो फार्मूला मास वह मास होता है जो क्या होता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, वैसे नहीं ठीक से समझ पा रहे होगे, एग्जांपल के थ्रू समझ लोगे। जैसे मान लो कोई एसिड ले लो, आप कोई एसिड ले लो या NaCl ले लो, चलो अच्छा देखते हैं, NaCl ले लो आप। NaCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन में टूट गया। लेकिन इसके अलावा कोई एसिड आप ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, जैसे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का मोलर मास अगर आप निकालिएगा तो कार्बन कितना आया, 2, तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32 निकालोगे आप, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 60। इसका मोलर मास है, मोलर मास। अब फार्मूला मास इसका कैसे देखोगे, तो अगर मान लो एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, बेंजीन, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कैसे आयनाइज होगा, CH3COO ऐसे आयनाइज होगा प्लस CH+, इस तरह से ये आयनाइज होगा एक अपने एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर आप इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो बेंजीन में डिसॉल्व होने के बाद ये डाइमेराइज हो जाता है, ये डाइमेराइज। अब डाइमेराइज क्या है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, समझ जाओगे। ये है, इसको अब मैं पानी के बजाय किसमें, बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो CH3COO ऐसे आयनाइज, ऐसे नहीं आयनाइज होगा ये, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, और जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उसी को हम डाइमेराइज कहते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं डाइमेराइज। ठीक है, तो ये कैसे होगा, जरा इसको हम देखते हैं कैसे देखते हैं कि ये कैसे डिसॉल्व होगा। ये हुआ O और ये हुआ OH, ये है एसिटिक एसिड हमारा।
अब दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स आके इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। कैसे? ये है एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऐसे जुड़ा, और इसका ये ऑक्सीजन, और ये क्या था, ये CH3, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब इसके बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसका दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएगा, तो इसी को हम डाइमेराइज होना कहते हैं। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास तो हमारा था 60, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के बाद हम पाए इसमें कि यह जो है इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, और दोनों मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ गए तो इस प्रोसेस को हम डाइमेराइज होना कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डाइमेराइज होना कहेंगे। तो अब ये डाइमेराइज हो गया, तो डाइमेराइज होने के बाद क्या हुआ, इसका फार्मूला मास चेंज हो गया, तो उसी को हम फार्मूला मास कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसको। अब इस आधार पे हम फॉर्मेलिटी इक्वल टू कह सकते हैं। हमको क्या मिला था, फॉर्मेलिटी इक्वल टू हमको मिला था फार्मूला मास 4 मोल ऑफ डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसकी वैल्यू हमारी निकली थी W बाई फार्मूला मास। तो सीधे हम कह सकते हैं कि W बाई फार्मूला मास इंटू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मेलिटी, ये हमारी क्या कहलाएगी, फॉर्मेलिटी कहलाएगी। तो ये फॉर्मेलिटी का फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। फॉर्मेलिटी मोस्टली उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कंपाउंड आयनाइज होते हैं। जब आयनाइज होंगे अगर, तो कुछ कंपाउंड आयनाइज हो करके वो क्या होते हैं, डाइमेराइज। आयनाइज न होके वो डाइमेराइज हो जाते हैं। तो डाइमेराइज हो जाते हैं तो उनका मास चेंज हो जाता है, जिसे हम फार्मूला मास कहते हैं। और उसके आधार पे फॉर्मेलिटी इक्वल टू 4 मोल बाई पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 4 मोल को हम किस तरह से, 4 मोल क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फार्मूला मास, यानी W बाई फार्मूला मास। इसकी वैल्यू हमने यहां रखी तो हमको ये फॉर्मेलिटी का फार्मूला हमको मिल गया। इस यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, कह सकते हैं मोलर मास ऑब्जर्व्ड। क्या हम ऑब्जर्व किए हैं मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी हम इस तरह से कह सकते हैं फॉर्मेलिटी को। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच आपस में क्या रिश्ता है, इसके बीच आपस में क्या रिश्ता है, तो ये देखते हैं। तो अब देखते हैं कि फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों के बीच क्या रिश्ता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, दोनों के बीच क्या है। फॉर्मेलिटी के लिए अभी हम जो है एक फार्मूला निकाले हैं, जो है फार्मूला हमको मिला है। क्या मिला है फॉर्मेलिटी के लिए, यहां फिर से लिखते हैं, फॉर्मेलिटी इक्वल टू W बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा हाँ, मोलरिटी के लिए हम पढ़ के आए हैं। मोलरिटी के लिए हम क्या पढ़ के आए थे, मोलरिटी इक्वल टू होता था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। लेकिन ये कौन सा मोलर मास था, थियोरेटिकल था। जो थियोरेटिकल हम मोलर मास देखते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये था। अब दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये हमको देखना है। यानी सीधे हम कह सकते हैं कि F बाई M की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हुआ कि ये W बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाई मोलरिटी वाला फार्मूला पुट कर दो। क्या निकल के आया, W बाई
मास थियोरेटिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये दोनों के बीच रिश्ता हुआ, क्या रिश्ता निकल के आया जरा देख लेते हैं। अब देख लीजिए इस आधार पे, ये W से W ये खारिज हो गया, इससे ये खारिज हो गया, सीधे क्या निकल के आया, सीधे अब आप देख रहे होगे क्या निकल के आया कि फॉर्मेलिटी। तो इस आधार पे हम इसको, तो इस आधार पे इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू अभी ऊपर चला जाएगा, यानी मोलर मास थियोरेटिकल बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ये रिश्ता इसके बीच हमको मिल गया, इसके बीच हमको रिश्ता मिल गया। अब एक चीज आपको और मैं बता दूं, इंटरेस्टेड चीज है, आगे का रास्ता यहां खुल जाएगा आपके लिए। क्या ये मास ऑफ थियोरेटिकल अपॉन मास ऑफ ऑब्जर्व्ड, इसको हम कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या कहते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर। इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत छोटा हो गया होगा, दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि ये चीज कहलाता है आई। आई को कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। यानी आप सीधे कह सकते हो कि F इक्वल टू अब इसकी जगह पे आप यहां इसकी जगह पे ये वैल्यू रख सकते हो, आई रख सकते हो, तो सीधे कह सकते हो F इक्वल टू आई इंटू एम। ये आपका फॉर्मेलिटी का फार्मूला निकल के आया। और कहीं ये फार्मूला डायरेक्ट आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये फार्मूला अगर आप मगअप किए रहेंगे तो आपको हमेशा काम करेगा। तो इस आधार पे हमने देख लिया कि फॉर्मेलिटी क्या है। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, आपस में रिलेशन देख लिए। और ये दो फार्मूले अगर आपको याद रहे तो आगे चल के ये आपके हर, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लगातार इस तरह से अगर एक बार न समझ में आवे तो दोबारा रिप्ले करके देखते रहिए, रिप्ले करके पढ़िए। पहली बार आप आराम से नॉर्मल मोड पे पढ़ सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो दूसरी बार में आप YouTube पे खोलिएगा तो दाहिने साइड में ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन होती है, उन डॉटेड लाइन को क्लिक कीजिएगा तो वहां से आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। और उस आधार पे अगर समझ में आ गया है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके उसको जल्दी देख सकते हैं। वैसे मैं प्रयास करता हूं आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो ना बनाऊं ताकि आप बोर ना होने पाइए। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं।